कंचन ने अपनी बड़ी बहन सुजाता की मौत के बाद उसकी गृहस्थी की डोर मजबूती से थाम ली थी, लेकिन राहुल उसके समर्पण और प्यार का हर पल तिरस्कार करता रहा। समर्पण के बदले हमेशा तिरस्कार ही मिलती रही कंचन को। आखिर कब तक सहती? कंचन, कितनी लापरवाही से काम करती हो तुम। राहुल के स्वर की कड़वाहट पिघले शीशे की तरह कंचन के कानों में उतरती चली गई। सुबह सुबह काम की हड़बड़ी में राहुल के लिए रखा दूध का गिलास मेज पर लुढ़क गया था। कंचन बेजुबान बनकर कड़वे अपमान के घूंट पीती रही, फिर भी खुद को नियंत्रण कर बोली, टिफिन तो रख लीजिए। भाड़ में जाए तुम्हारा टिफिन, बच्चा रो रहा है और तुम्हें टिफिन की पड़ी है। राहुल के मुख से अभी भी अंगारे ही बरस रहे थे। ले रही हूँ आरव को, लेकिन आपके खाने पीने की चिंता भी तो मुझे ही करनी पड़ेगी ना। छोड़ो ये बड़ी बड़ी बातें। रोज की तरह कंचन को शर्मिंदा करने के बाद राहुल जूते खटखटाते हुए ऑफिस निकल गए और कंचन ठगी सी खड़ी रह गई। नन्हे आरव को गोद में उठाकर वह जब तक आंगन में पहुंचती, राहुल गाड़ी स्टार्ट कर फुर्र से निकल गए। ना मुड़कर देखा, न कंचन और आरव की परवाह की। अच्छा, भूख लगी है राजा बेटे को? हाँ हाँ, हम बिट्टू को दूध पिलाएंगे। कंचन के हाथ यंत्रवत बोतल में दूध भरने लगे। मुंह में दूध की बोतल लगते ही आरव का रोना थम गया, लेकिन कंचन तो जैसे झंझावात से घिर गई थी। अंतर मन में घुमड़ रहे बवंडर पर उसका खुद का भी बस नहीं था। वह सोच रही थी, आखिर उसकी गलती क्या है? क्या समर्पण का यही फल मिलेगा? उसे 22 साल की उम्र में उसने अपनी भावनाओं का गला घोट दिया। दीदी के उजड़े परिवार को बसाने की खातिर खुद का बलिदान दे दिया, तो क्या इतनी बड़ी गलती हो गई उससे? यह ठीक है कि सुजाता दीदी के असमय इस दुनिया से चले जाना राहुल को अस्त व्यस्त कर दिया है, लेकिन क्या इसके लिए वह कंचन पर जब तब व्यंग्यबाण चलाने का हकदार बन जाते हैं? दूसरे दिन आने वाले अपने जन्मदिन पर कंचन ने अपनी सहेलियों को घर पर आमंत्रित किया। मधु, रीना, वाणी, महिमा सब कितनी बेताब थी उसके घर आने के लिए। कंचन की अचानक हुई शादी में शामिल ना होने की कसर वे उसका जन्मदिन मना कर ही पूरी कर लेना चाहती थी। सुबह की घटना को भूलकर कंचना ने राहुल के सामने बात छेड़ी। सुनिए, कल मैंने कुछ सहेलियों को घर पर बुलाया है, आप भी 6 बजे तक आ जाएंगे ना? क्यों, कल क्या है? राहुल ने आंखें तरेरते हुए पूछा। तो जनाब का गुस्सा अभी ठंडा नहीं हुआ है। कंचन मन ही मन सोचते हुए चुहल के मूड में बोली, जैसे आपको मालूम ही नहीं है। हाँ, नहीं मालूम मुझे। क्या है कल? कहते हुए राहुल के माथे पर बाल पड़ गए। राहुल के तेवर देखकर कंचन का सारा उत्साह ठंडा पड़ गया। वह मायूसी से बोली, मधु, वाणी वगैरह कल मेरा बर्थडे मनाना चाहती थी। इसी बहाने मिलना भी हो जाएगा और हम सहेलियां मिलकर गपशप भी कर लेंगी। बर्थडे और तुम्हारा? ओह कम ऑन कंचन, एक बच्चे की माँ हो तुम और बर्थडे मनाओगी, सहेलियों को बुलाओगी? यह बचकानापन छोड़ो और थोड़ी मैच्योर हो जाओ। राहुल की बातें सुनकर उसके धैर्य का बांध टूटने लगा। इसमें बचकानेपन की क्या बात है? आप नहीं आ पाएंगे क्या? वह नियंत्रित स्वर में बोली। देखूंगा, वैसे तुम्हारी सहेलियों से मिलने में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है और तुम तो जानती ही हो कि सुजाता के बाद कोई भी फंक्शन, भले ही वह छोटा क्यों ना हो, मैं उसमें शामिल होना पसंद नहीं करता। फिर क्यों जोर दे रही हो तुम? राहुल की आवाज़ में उपेक्षा साफ झलक रही थी। शादी के बाद इस दिन के लिए कितनी कल्पनाएं की थी कंचन ने, पर वे सारी कल्पनाएं धराशायी हो गई। वह मन ही मन आशाएं लगा रही थी कि उस दिन राहुल सुबह सुबह उसे उठाकर कोई अच्छा सा गिफ्ट देंगे और वह सारे गीले शिकवे भुलाकर उन्हें माफ़ कर देंगे, सारी कड़वाहट भुला देगी और राहुल उसे सरप्राइज देते हुए एक दिन की छुट्टी ले लेंगे। उसकी सहेलियों के घर में आने पर सारे लोग मिलकर खूब मौज मस्ती करेंगे। आरव भी खूब खुश होगा। सबको हंसी खुशी देखकर बाबूजी को बहुत संतोष होगा
कि उनका निर्णय गलत नहीं था। क्या कुछ नहीं सोचा था उसने, पर सब धरा का धरा रह जाएगा। मैच्योर होने की ही तो सजा भुगत रही हूँ राहुल। आज मैं किसी दूसरे घर में होती तो मुझे यूं उल्हाने ना सुनने पड़ते। दूसरी बीवी हूं ना, इसलिए मेरे किए का, मेरी भावनाओं का कोई मूल्य नहीं है आपके लिए। वह तड़प कर बुदबुदाई, लेकिन उसकी बुदबुदाहट सुनने के लिए राहुल वहाँ थे कहाँ। वह तो कब के मामले का पटाक्षेप करके अपने कमरे में बैठे टेलीविज़न देख रहे थे। दूसरे दिन सुबह उठकर जब बाबूजी को प्रणाम किया तो उन्होंने आशीर्वाद की झड़ी लगा दी। खुश रहो बेटा, तुम्हारे आने से यह घर बस गया है बेटी। अच्छा सुनो, आज माँ के यहाँ भी सहेलियों के आने से पहले हो आना। वे दोनों भी तो राह देखते रहोगे। राहुल चला गया ना, नहीं तो तुम तीनों ही चले जाते। कोई बात नहीं बाबूजी, मैं ऑटो कर लूँगी। इतना कहकर वह धीरे से मुस्कुराई। नए कपड़ों में 5 माह का गोल मटोल आरव और भी प्यारा लग रहा था। सुनहरी किनारी वाला रानी कलर का सूट कंचन पर खूब फब रहा था। ऑटो रुकते ही माँ दौड़ी चली आई। उसने आरव को अपनी मम्मी की गोद में देकर मम्मी पापा दोनों को झुककर प्रणाम किया। पापा बोले, बेटा राहुल आते तो अच्छा होता। वह तो चाहते थे, लेकिन छुट्टी ही नहीं मिली। कंचन के मम्मी पापा यही देख रहे थे कि अपनी प्रतिष्ठा बचाने और मम्मी पापा को दिलासा देने की खातिर झूठ बोलने में कितनी कुशल हो गई है कंचन। थोड़ी देर बाद पापा आरव को घुमाने ले गए। उनके निकलते ही माँ को टोह लेने का मौका मिल गया। सच बताना कंचन, तू खुश तो है ना राहुल के साथ? राहुल का व्यवहार कैसा है? सब ठीक है माँ, वह उदास स्वर में बोली। सब ठीक है तो फिर तू उदास और खोई खोई से क्यों लगती है? माँ, आरव रात में सोने कहाँ देता है, नींद पूरी नहीं हो पाती, इसी से सुबह भी थकी हुई लगती हूँ। बेटी वह तो ठीक है, पर माँ की आवाज़ का प्रश्न चिन्ह बहुत कुछ कह गया। पर क्या माँ, मैंने कभी कुछ कहा है तुमसे क्या राहुल को लेकर? वह झुंझलाते हुए माँ से बोली। तुम बोलती नहीं हो तभी तो बोल रही हूँ बेटा। यह जो तेरी कुछ ना बोलने की आदत है ना, उसी से तो डर लगता है। तू शुरू से ही ऐसी है, मन की बात भीतर दबा कर रखने वाली। तू घूट घूट कर जी लेगी, लेकिन अपनी पीड़ा कहेगी नहीं। बेटी, क्या हम नहीं समझते कि यह शादी तुमने सिर्फ हमारी इच्छा रखने की खातिर की है? अब गड़े मुर्दे उखाड़ने से क्या फ़ायदा माँ? मैं राहुल के साथ खुश हूँ और दीदी भी वहाँ खुश होंगी ये देखकर। उसका शुष्क स्वर उभर उठा तो माँ लगभग चिल्लाते हुए बोली, क्योंकि तू अभी जिंदा है और तू अपने परिवार के साथ हंसती खेलती रहे, यही हमारी हसरत है। एक बेटी को तो हम खो ही चुके हैं, आगे कुछ भला बुरा सहन नहीं होगा हमसे। माँ की आवाज़ तर हो गई। माँ ने हथेलियों से आंसू छिपाने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रही। कंचन माँ के कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, सॉरी माँ, मैंने तुम्हें रुला दिया। मैंने कहा ना सब ठीक है, तुम बेकार ही परेशान होती हो। अच्छा माँ बोलो तो, तुमने मेरे लिए क्या बनाया है? माँ आंसू पोंछते हुए नाश्ते की थाली लगाने लगी। पापा भी आरव को लेकर लौट आए। माँ ने कंचन की सहेलियों के लिए भी केक, मटर कचौरी, नमकीन और गाजर का हलवा रखवा दिया। पापा उसे घर तक छोड़ने गए। फिर दोनों समधी देर तक बरामदे में बैठकर बतियाते रहे। महीनों बाद कंचन खुलकर हंस रही थी, वरना शादी के बाद तो उसका जीवन जैसे पत्थर बन गया था। उसकी बड़ी बहन सुजाता की सड़क दुर्घटना में हुई आकस्मिक मौत ने जैसे सभी के जीवन से खुशियों के रंग छीन लिए थे। मम्मी पापा और बाबूजी की समझ से परे था कि सुजाता की मौत का गम करे या आरव और राहुल के बचने के लिए नियति को धन्यवाद दे। कंचन ने स्वेच्छा से नन्हे आरव की देखभाल का जिम्मा खुद पर ले लिया था। पत्नी की इस तरह मौत से राहुल बिल्कुल जड़ हो गए, चिड़चिड़े, तुनक मिजाज और छोटी छोटी बातों पर बिफरने वाले। घर के बड़े लोगों ने सोचा कि यदि राहुल की शादी कर दी जाए तो शायद वह फिर सामान्य जीवन बिता सके, और उन्हें इसके लिए कंचन से बेहतर विकल्प
नहीं दिख रहा था। बड़ों के प्रश्न के जवाब में वह ना नहीं कह सकी और ब्याह कर इस घर में आ गई जो कभी उसकी दीदी का घर था। मुखर सुजाता को शांत कंचन में खोजने की राहुल की कोशिश निष्फल रही। धीरे धीरे घर में उनका व्यवहार सिर्फ खाना खाने, कर्तव्य पूर्ति के लिए धन और सामान जुटाने व आराम करने के लिए ही शेष रह गया था। कंचन के प्रति राहुल का कटु व्यवहार कभी कभी उसमें भी अपराध भाव जगाता, लेकिन जल्द ही वह उससे फारिग भी हो जाता। हाँ, राहुल के इस आचरण से कंचन जरूर दिन ब दिन उनसे दूर होती चली जा रही थी। राहुल के इस आचरण से कंचन जरूर दिन ब दिन उनसे दूर होती चली जा रही थी। राहुल के उखड़े व्यवहार के बावजूद कंचन आरव की बाल लीलाओं और बाबूजी के स्नेह के सहारे अपना नवनिर्मित घरौंदे को बचाने की कोशिश करती रहती। खैर, उस दिन कंचन की उम्मीद के विपरीत राहुल सही वक्त पर घर पहुंच गए और उसकी सखियां चुहल करने लगी कि तू तो कह रही थी कि जीजाजी नहीं आएंगे। राहुल बड़ी देर तक कंचन की सभी सहेलियों से बातचीत करते रहे। अच्छे से जन्मदिन भी मनाया गया और बड़े खुशनुमा माहौल में उसके सखियों ने सबसे विदा ली। जाते जाते वे बोली, जीजाजी कंचन को लेकर हमारे घर जरूर आइएगा। जरूर जरूर, क्यों नहीं। वह विस्मती थी कि लोगों के सामने उसके साथ से भी कतराने वाले राहुल आज इतने मुखर कैसे हो उठे। जितनी उम्मीद नहीं की थी उससे ज़्यादा अच्छे से उसका जन्मदिन मनाया गया। थैंक्स राहुल, जल्दी आने के लिए। कंचन आरव को चादर उड़ाते हुए बोली, इसमें थैंक्स की क्या बात है, मैंने सिर्फ अपना फ़र्ज पूरा किया है। राहुल का स्वर हमेशा की तरह सपाट था। फ़र्ज निभाया और मेरी गिफ्ट? वह शरारत से बोली। गिफ्ट? कैसी गिफ्ट? तुम्हारी सहेलियों से ज़रा अच्छे से बात क्या कर ली कि तुम्हारे तो हौसले ही बढ़ने लगे। इस घर में किस बात की कमी है तुम्हें जो एक गिफ्ट और चाहिए? इन सब की उम्मीद मत रखना मुझसे। राहुल गुस्से में बोला। क्यों, मैंने ऐसी कौन सी बात बोल दी जो इतने लाल पीले हो रहे हो? पहली बार जबान खोली उसने तो आवेश में उसकी आवाज़ कांपने लगी। मैं लाल पीला हो रहा हूँ? यह बोलने की हिम्मत कैसी हुई तुम्हारी? राहुल फटकारते हुए बोले। राहुल, सब्र की भी कोई सीमा होती है। 6 महीने से मैं लगातार आपका मन जीतने और आपको सामान्य महसूस कराने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन आपने तो जैसे खुद को एक पिंजरे में कैद कर लिया है। ना खुद बाहर निकलते हैं, ना मुझे अपने करीब आने देते हैं। दीदी के जाने का सदमा सिर्फ आपको ही नहीं, हम सबको हुआ है। अब तो इस पिंजरे की दीवारों से टकराकर मैं लहूलुहान हो चुकी हूँ। अब इससे ज़्यादा मैं नहीं सह सकती। आपके इस रवैयों को देखकर मैं कभी का घर छोड़ चुकी होती, लेकिन बाबूजी के स्नेह ने मुझे ऐसा करने नहीं दिया। आप मुझे सह नहीं पा रहे हैं इस घर में, तो मैं यह घर ही छोड़ दूंगी। कल सुबह ही मैं मुन्ने को लेकर माँ के यहाँ जा रही हूँ। कंचन की आवाज़ थरथराई और वह धम से पलंग पर बैठ गई। राहुल पैर पटकते हुए तकिया और चादर ले हॉल में जाकर सोफे पर लेट गए। वह सोचने लगी, मैं कोई बेजुबान गुड़िया तो नहीं जो ठोकरों की सहती रहे और उसे चोट भी ना लगे। आवेश के मारे उसका रग रग तपने लगा और सोचते सोचते उसके शरीर को बुखार ने चपेट में ले लिया। रात 1 बजे तक चिंतन से जब दिमाग जवाब देने लगा तो वह खुद नींद की आगोश में चली गई। सुबह आँख खुली तो घड़ी 7 बज रही थी। आरव सोया हुआ था और कंचन का सिर दर्द से फटा जा रहा था। उसने उठने की असफल कोशिश की। उसे जागा देखकर राहुल तुरंत आ गए तो कंचन ने घृणा से मुंह फेर लिया। ओह, तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है। राहुल उसके तपते माथे पर हाथ रखते हुए बोले। वह आंखें मूंदे लेटी रही। लो, चाय पी लो। बाई आ गई क्या? क्षीण स्वर में कंचन ने पूछा। नहीं तो फिर चाय? क्यों, मैं नहीं बना सकता क्या? राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा और बिस्कुट की तस्तरी आगे कर दी। 1 मिनट, बरस करके आती हूँ। जैसे ही कंचन उठने को हुई कि उसे चक्कर सा आ गया और वह फिर से पलंग पर बैठ गई। तब राहुल उसे सहारा देकर
वॉश बेसिन तक लेकर आए। जब वह मुँह धो चुकी तो राहुल हाथों में टॉवल लेकर खड़े थे। वह चाय पीकर लेट गई। राहुल उसके सिरहाने ही बैठ गए। पिछली रात की घटनाक्रम और राहुल के सुबह के रूप में तालमेल बिठाते बिठाते कंचन की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। प्लीज़ रो मत तुम, नहीं तो तबीयत और खराब होगी। राहुल का चिंतित स्वर अंदर तक हिला गया उसे। राहुल का कौन सा रूप सच्चा है? राहुल उसके सिर पर हथेली रखकर बोले, कल के लिए सॉरी कंचन, मैं सारी सीमाएं तोड़ गया कल। तुम्हें चोट पहुंचाकर मेरा अहम संतुष्ट होता रहा अब तक। सुजाता के बाद मैं तो टूट ही चुका था। तुम ही थी जिसने मेरा उजड़ा घर फिर बसाया। नाते रिश्तेदार तुम्हारी तारीफ करते नहीं थकते थे, इससे मुझे बहुत तकलीफ होती थी। लेकिन ये तारीफ मिलने के पहले तुमने अपने सारे अरमानों को राख कर दिया है। इतनी छोटी सी बात को नहीं समझ पाया मैं। हर रोज़ छोटी छोटी बातों पर तुम्हें अपमानित करके भले ही मैं थोड़ी देर का संतोष पा लेता था, लेकिन अपनी यह हरकत मुझे भी कचोटती रहती थी। आखिर इतना बुरा तो नहीं हूँ मैं। हाँ, मैं अपनी कुंठा तुम पर निकालता रहा, तुम्हारी तपस्या को कभी देख ही नहीं पाया। कल तुमने घर छोड़कर जाने की बात की तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सका। एक पल को राहुल रुके, फिर बोले, कंचन, तुम्हारे बिना अब मैं अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकता। यह सब सुनकर कंचना उन्हें अपलक देखती रही। तभी दरवाजे के बाहर बाबूजी की आहट पाकर राहुल एक झटके में उठ खड़े हुए। बेटा, डॉक्टर साहब से बात हो गई है, वह आधे घंटे में क्लिनिक पहुंच जाएंगे। कंचन बेटा, तुम आरव की चिंता मत करना, वह मेरे पास खेल रहा है। जी बाबूजी, हम लोग अभी तैयार हो जाते हैं, कंचन ने कहा। सुनो, तुम कपड़े बदल लो, हमें 10 मिनट में निकलना है। हाँ, कंचन का स्वर अशक्त था। पलंग से उठकर कंचन ने मेज पर देखा तो लखनवी कढ़ाई वाला आसमानी रंग का सूट रखा था और पास ही थी लाल गुलाब की ताजी कली। कंचन सोचने लगी कि वह कहीं कोई सपना तो नहीं देख रही है। डॉक्टर की क्लिनिक से लौटते समय उसने राहुल से पूछा, ऑफिस के लिए लेट हो रहे हैं ना? नहीं, आज छुट्टी ले ली है। सुनकर वह बड़ी आश्वस्त हुई। हल्के से मुस्कुराते हुए यह विचार उसके दिलो दिमाग में कौंध गया कि राहुल ने उसे भले ही कोई कीमती उपहार ना दिया हो, पर जन्मदिन का इस प्यार से बढ़कर बड़ा तोहफा क्या हो सकता है। पाठकों, कोई भी परिस्थिति किसी को बोलकर नहीं आता है। आज के दौर में कब किसके साथ क्या घटित हो जाए कोई नहीं जानता। कंचन ने अपनी बहन के असमय मौत को जाया नहीं जाने दिया। उसकी कमी राहुल और आरव को कभी महसूस नहीं होने दिया। फिर भी राहुल उसे समझ नहीं पाए। लेकिन कहते हैं ना कि प्यार का एहसास तभी होता है जब उससे जुदा होना पड़ता है। यही बात राहुल के दिमाग में असर कर गई और कंचन को जन्मदिन के तोहफे के रूप में मिल गया। दोस्तों, आज की कहानी यही समाप्त होती है। कहानी के बारे में कोई राय देना चाहते हैं तो ज़रूर बताएं। धन्यवाद।